Dear friends, welcome to the Knowledge Care. This is Crown Bouquet page by page series, episode number 8. In this video, we are going to discuss about early medieval history of India. So, let's start. चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत और दक्कन भारत की चर्चा होगी इसमें 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच। मध्यकालीन भारत का यह जो है प्रारंभिक मध्यकाल स्टार्ट हो रहा है। तो 7वीं सदी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद, जी हाँ, हर्षवर्धन जिन्हें अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, उनके पतन के बाद, जो कि हर्षवर्धन जो थे वो आपका वर्धन वंश से रिलेटेड थे, और उनके साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक साम्राज्य उत्पन्न हुए, जिसमें से पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट प्रमुख थे। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट प्रमुख साम्राज्य के रूप में उभरे। जिसमें पाल साम्राज्य की बात करें या पाल वंश की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा की गई। तो ये बेसिक सा प्रश्न हो गया कि पाल वंश की स्थापना किसने करी? गोपाल ने करी। गोपाल ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया और मगध तक को अपने अधीन ले आया। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ की स्थापना की थी। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो कि बिहार शरीफ नालंदा में है। वहीं अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो उसकी स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, कुमार गुप्त ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। अब बात आती है धर्मपाल की। तो धर्मपाल का जो शासनकाल है वो 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक है। गोपाल ने स्थापना करी 750, तो 750 से 770 ईस्वी तक उसका कार्यकाल रहा। 770 से 810 ईस्वी यानी 40 साल तक धर्मपाल का शासन रहा। इसके शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जो कि प्रमुख साम्राज्य थे, इन तिकरी सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ। ठीक है, त्रिपक्षीय सीरीज हुआ, श्रृंखला हुआ, संघर्ष हुआ, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। कई बार यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था। इस तरह से प्रश्न दे दिया जाता है, जिसमें पाल, पल्लव और प्रतिहार का ऑप्शन दे दिया जाएगा या पल्लव को जोड़ दिया जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो पाल हैं, ठीक है, उसके बाद प्रतिहार हैं और राष्ट्रकूट हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई तीसरा चौथा इसमें नहीं है। यही तीनों हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, इस संघर्ष में धर्मपाल विजयी हुए थे। ठीक है, धर्मपाल यानी कि पाल वंश के शासक धर्मपाल विजयी हुए थे। अब बात आती है देवपाल की। तो देवपाल ने अपना नियंत्रण जो है प्राग ज्योतिषपुर, असम को प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था, और उड़ीसा के कुछ भाग पर स्थापित किया। पाल शासक बौद्ध विज्ञान और धर्म के संरक्षक थे। धर्मपाल ने, मैंने पहले भी चर्चा करी कि धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल ने किसकी स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। वहीं ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करी जाए तो उसकी स्थापना गोपाल ने करी। ठीक है, बिहार शरीफ में। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान की बात आएगी तो आप धर्मपाल आंसर करेंगे, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात आएगी तो कुमार गुप्त करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसने करी जहां ब्रजयान शाखा की पढ़ाई होती थी। किसकी पढ़ाई होती थी? ब्रजयान शाखा की। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, ब्रजयान शाखा बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है, जो कि बाद में हीनयान, महायान के बाद एक तीसरी शाखा, थोड़े लंबे समय अंतराल के बाद एक तीसरी शाखा के रूप में बनकर उभरा। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान शांत रक्षित और दीपांकर को अतीश भी कहा जाता था, उसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। ठीक है, शांत रक्षित और दीपांकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा था। ठीक है, गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को क्या कहा था? उत्तरापथ स्वामी कहा था। ये उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्य और कलिंग, गंधार, ये जो है अशोक के समय से प्रांत चले आ रहे हैं। उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला, वहीं दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं प्रतिहारों की। पाल हो गया, प्रतिहार की चर्चा करेंगे। विद्वानों के अनुसार प्रतिहार गुर्जरों के वंशज थे, इसलिए प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। विद्वानों का मत है कि प्रतिहार जो थे वो गुर्जर के वंशज थे, इसी वजह से गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है प्रतिहार वंश को। नागभट्ट प्रथम की चर्चा करेंगे तो यह गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसकी आरंभिक राजधानी भनीमाल थी।
प्रतिहारों। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर थी। ठीक है, मुंगेर बिहार में पड़ता है। नागभट्ट प्रथम जो है यह गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। इसकी राजधानी जो थी शुरुआत में वो भनीमाल थी। नागभट्ट द्वितीय की बात करें तो नागभट्ट द्वितीय जो है इसने पाल शासक धर्मपाल की सेना को मुंगेर के समीप हराया था। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल की सेना को मुंगेर के निकट हराया था। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन वह राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से हार गया। नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया? गोविंद तृतीय ने हराया, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। तो देखिए, धर्मपाल को हराया नागभट्ट द्वितीय ने और नागभट्ट द्वितीय को हरा दिया गोविंद तृतीय ने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब मिहिर भोज प्रथम की चर्चा करें तो यह इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने कन्नौज को फिर से अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, कन्नौज को अपनी राजधानी फिर से बनाया। वो अपने समकालीन राजाओं पाल शासक देवपाल, मतलब इसके समय मिहिर भोज के समय पाल वंश के राजा थे देवपाल और राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव थे, उससे हार गया था। ठीक है, मिहिर भोज प्रथम था प्रतापी, लेकिन वह देवपाल और ध्रुव राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव से हार गया था। मिहिर भोज वैष्णव धर्म को मानता था और उसने आदि वराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण करी थी। इसका महत्वपूर्ण लेख ग्वालियर से मिला है। प्रशस्ति अभिलेख है मिहिर भोज का, वो जो कि ग्वालियर से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? ग्वालियर से मिला है। अब हम आगे चर्चा करेंगे महेंद्रपाल की। इसने प्रतिहार साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। इसके दरबार में राजशेखर रहते थे, वही राजशेखर जिन्होंने काव्य मीमांसा की रचना की है। किसकी रचना की है? काव्य मीमांसा की रचना की है। इसके अलावा कर्पूर मंदिरी की रचना भी राजशेखर के द्वारा की गई है। यह प्रश्न आ सकता है कि किसके दरबार में रहते थे राजशेखर? तो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। और महेंद्रपाल प्रथम कौन थे? यह गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ ही गया राजशेखर की रचनाएं, जिसमें कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा 2 की चर्चा हमने की। इसके अलावा हर विलास, बाल रामायण और भुवन कोश, ये भी राजशेखर की रचनाएं हैं। तो राजशेखर की रचनाओं को याद रखेंगे, जिसमें कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा हर विलास, बाल रामायण और भुवन कोश को भी ध्यान में रखेंगे। अब चर्चा करते हैं अल मसूदी का। तो अल मसूदी जो है वो 915 से 916 ईस्वी के बीच बगदाद से भारत आया। उसने प्रतिहार शासकों की शक्ति और प्रतिष्ठा का वर्णन किया है। तो अल मसूदी ने प्रतिहार वंश की शक्ति का वर्णन किया है और वह प्रतिहार राज्य को अल जुज्र कहता था। ठीक है, अल जुज्र कहता था। कौन? अल मसूदी, जो कि 915 से 16 ईस्वी में प्रतिहार वंश के काल में आया था, बगदादी था अल मसूदी। अब बात आती है पाल की चर्चा कर रही है हमने। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल, राजधानी मुंगेर, पल्लव। उसके बाद हमने चर्चा किया प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। उसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे और उनकी राजधानी शुरुआत में भनीमाल थी, बाद में वह कन्नौज ट्रांसफ़र होता रहा, कन्नौज। ठीक है, अब है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था, जिसने सोलापुर के पास मान्यखेत या मलखेर को अपना राजधानी बनाया था। यही प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ज़्यादातर जो प्रश्न में आते हैं ऑप्शन, वो आते हैं मान्यखेत। ठीक है, हालांकि ध्यान रखेंगे सोलापुर के पास निकट था यह मान्यखेत, और मान्यखेत इसी को मलखेड़ भी कहा जाता था, लेकिन प्रश्न में ज़्यादातर ऑप्शन में जो है वो मान्यखेत ही आता है। ध्रुव इस वंश का महान शासक था। ध्रुव ने ही हराया था किसको? ध्रुव ने हराया था मिहिर भोज को हराया था। ठीक है, मिहिर भोज को किसने हराया था? ध्रुव ने हराया था। देवपाल को मिहिर भोज ने हराया और मिहिर भोज को हरा दिया था ध्रुव ने, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। तो यह प्रश्न कई बार आएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो है उसमें कौन कौन शामिल थे? तो पाल शामिल थे, प्रतिहार शामिल थे और कौन शामिल थे? राष्ट्रकूट शामिल थे। ठीक है, तो वही प्रश्न पूछा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट की तरफ से कौन थे? तो उस समय थे ध्रुव। कौन थे? ध्रुव थे, जो कि इस वंश का, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक के रूप में जाना जाता है। अब बारी है अमोघ वर्ष की। तो अमोघ वर्ष एक अन्य प्रसिद्ध शासक रहा, जिसने 64 वर्ष तक राज्य किया। यह जैन मतावलंबी था। ठीक है, जैन मत का मानने वाला था। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना की। ठीक है,
वैसे कविराज की उपाधि जो है वो समुद्रगुप्त ने धारण की थी, लेकिन कविराज नामक अगर कविराज मार्ग पूछे उसके रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता हैं अमोघवर्ष, जो कि राष्ट्रकूट वंश के एक शासक हैं। इंद्र तृतीय की बात करें तो इंद्र तृतीय और वल्लभ राज भी एक अन्य प्रसिद्ध शासक हुए राष्ट्रकूट वंश के। और कृष्णा तृतीय जो है वो अंतिम प्रतिभाशाली शासक था, जो मालवा के परमारों और बेंगी के पूर्वी चालुक्यों के साथ युद्ध करते रहे, और इसने चोल राजा परांटक प्रथम को 949 ईस्वी में पराजित किया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इलोड़ा में जो कैलाश मंदिर है उसको किसने बनवाया, तो राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्णा प्रथम ने बनवाया। वहीं नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आपको जो है यहाँ का पल्लव के कांचीपुरम का जो कैलाशनाथ मंदिर है वो आपका पल्लवों ने बनाया था। ठीक है, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर वो बनाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। आगे हम चर्चा करेंगे चोल साम्राज्य की। जी हाँ, वही चोल साम्राज्य जो अपने चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। 850 ईस्वी से 871 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। ठीक है, जो पहले पल्लवों का सामंत था, पहले यह पल्लवों के यहाँ दरबारी थे। उसने 850 ईस्वी में तंजौर पर कब्जा कर लिया और उसी को अपना राजधानी बनाया। तो चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो चोलों की राजधानी थी तंजौर। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। 850 से 871 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसने अपनी राजधानी बनाई तंजौर को। यहाँ उसने निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर भी बनवाया। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण करी। विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की? नर केसरी की। अब है महत्वपूर्ण शासक हैं आदित्य प्रथम, जिनका कार्यकाल 871 से 907 तक रहा। विजयालय का पुत्र था आदित्य प्रथम। इसने चोल की गद्दी संभाली और चोल साम्राज्य को पल्लवों से मुक्त करवाया। क्योंकि ये पहले पल्लव के सामंत थे, तो इन्होंने पल्लवों से बगावत करी होगी या जैसे भी किया होगा, इन्होंने अलग एक चोल साम्राज्य की स्थापना करी 850 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो विजयालय के द्वारा। और चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। तो आदित्य प्रथम विजयालय का पुत्र हुआ, जिसने चोल साम्राज्य को पल्लवों से मुक्त करवाया। इसने कावेरी नदी के तट पर एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया। अब बारी है परांतक प्रथम की। तो यह 907 से 955 ईस्वी तक शासक रहा। यह आदित्य प्रथम का पुत्र था। तो यानी विजयालय हो गया, विजयालय का पुत्र हो गया आदित्य प्रथम। ठीक है, और आदित्य प्रथम का पुत्र हो गया परांतक प्रथम। तो परांतक प्रथम ने पांड्य के राजा, यानी पांड्यों की राजधानी मदुरै थी, तो पांड्यों की शासक जो है राज सिंह द्वितीय को हराकर मदुरै को भी जीत लिया। और इस उपलक्ष्य में उसने मधुरांतक और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम ने मधुरांतक और मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया, चूंकि वह मदुरै को जीत लिया था। किससे? राज सिंह द्वितीय से। अब है राज प्रथम, जिसके बारे में कई बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। 985 ईस्वी में परांतक द्वितीय, जो सुंदर चोल का बेटा था, पुत्र अरिमोली वर्मन प्रथम, इसी ने अपना उपनाम रखा। यानी कि राज प्रथम का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था अरिमोली वर्मन प्रथम। ठीक है, अरिमोली वर्मन प्रथम, लेकिन इतिहास में मुख्य रूप से इसे राज प्रथम के रूप में जाना जाता है। यह चोल वंश का शासक कब बना? 985 ईस्वी में। तंजौर अभिलेख से उसके युद्ध अभियानों का वर्णन मिलता है। राज प्रथम का जो विवरण है वह तंजौर अभिलेख से मिलता है। वैसे चोल साम्राज्य की राजधानी भी तंजौर ही थी। उसने केरल राज्य पर आक्रमण कर केरल के शासक भास्कर रवि वर्मन को हरा दिया था। किसने? राज प्रथम ने, जिसका मूल नाम क्या था? अरिमोली वर्मन प्रथम। इस उपलक्ष्य में उसने कांडलूर, सालक, कलमरूद की उपाधि धारण की। अपनी नौसेना के उपयोग से उसने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण कर वहां के राजा महेंद्र पंचम को हरा दिया था। श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हरा दिया था। किसने? राज प्रथम ने। उसने सिंहल राज्य का नाम मामुंडी चोल मंडलम रख दिया और पेल्लो नरुवा को इसका राजधानी बना दिया। तो सिंहल राज्य, चूँकि श्रीलंका की जो भाषा है वो सिंहली है, उसी नाम से उसको जाना जाता था, सिंहल राज्य के तौर पे। तो उसको उसने जब जीता तो मामुंडी चोलम रख दिया सिंहल राज्य का नाम, और उसकी राजधानी कहाँ बना दी? पोल्लो नरुवा।
देखिए भाई साहब, चोल साम्राज्य जो है वह अपने नौसेना की शक्ति के लिए जाना जाता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इसके अलावा यह जो है वहाँ पर ग्राम पंचायत के शासन के लिए भी जाना जाता है। इसका नाम जगन्नाथ मंडलम रख दिया, पोलनरूबा को राजधानी बनाया और पोलनरूबा का भी नाम बदल कर क्या रख दिया, जगन्नाथ मंगलम रख दिया। यह शैव धर्मावलंबी था, यानी कि महादेव के पुजारी थे, ठीक है, बम्भोले के पुजारी थे राजराज प्रथम। और इसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण करी। किसकी उपाधि धारण करी? शिवपाद शेखर की। उसके द्वारा निर्मित तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, बृहदेश्वर शिव मंदिर। अब याद रखिएगा, चूंकि बृहदेश्वर मंदिर, अब एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि विरूपाक्ष मंदिर, आप जानते हैं कि कई बार इतिहास में बुक में सीधे दिया रहता है, मतलब पूरा दिया रहता है, उन्हीं में से प्रश्न बना दिया एग्जामिनर ने कि विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है, जबकि विरूपाक्ष महादेव मंदिर बुक में सीधा लिखा रहता है। तो उसी तरह से इसको भी याद रखिएगा कि बृहदेश्वर मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है और यह द्रविड़ स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है, ठीक है, यूनिक एग्जाम्पल है द्रविड़ स्थापत्य का। और आपको पता है कि दक्षिण में द्रविड़ शैली, उत्तर में नागर शैली और मध्य भारत में बेसर शैली जो है मंदिर निर्माण की एक शैली थी, जिसको 3 भाग में बांटा गया। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़ और मध्य में बेसर शैली का प्रयोग होता है। राजेंद्र प्रथम की चर्चा करें तो राजेंद्र प्रथम जो है राज प्रथम, जिनका मूल नाम अरिमोली वर्मन प्रथम था, उन्हीं के बेटे थे राजेंद्र प्रथम। तो ये अपने बाप की तरह साम्राज्यवादी शासक ही था। उसने समस्त श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला दिया। बाप ने सिंघल राज्य को जीता, उसका नाम परिवर्तन किया, पोलनरूबा को राजधानी बनाया, उसका भी नाम बदलकर जगन्नाथ मंगलम कर दिया। इसने क्या करा, पूरे श्रीलंका को ही जीत लिया राजेंद्र प्रथम ने। तो कहा जाता है ना कि बेटा नमड़ी और बाप नमड़ी, बेटा 10 नमड़ी। वही राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को हराया। उसने उत्तरी पूर्वी पराजित राजाओं को गंगा जल से भरे कलश अपनी राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम लाने को कहा। उत्तर पूर्व के जो हारे हुए राजा थे उनको कहा कि गंगा जल भर के लाओ कलश में, अपने यहाँ से गंगा जल भर कर कहाँ लाओ, गंगैकोंड चोलपुरम में लाने को कहा। और उसे चोलगंग नामक तालाब में इकट्ठा करवाया। किस तालाब में? चोलगंग नामक तालाब में इकट्ठा करवाया। और इसी उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। तो जिन जिन राजाओं को उसने हराया था उसे कहा कि गंगा जल भरकर लाओ अपने अपने साम्राज्य से, उसको एक चोलगंग नामक तालाब में इकट्ठा करवाया। और इसी उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण करी। कितना बड़ा क्रिएटिव माइंड का आदमी था भाई। अब हम चोल कालीन शासन प्रणाली की बात करें तो चोल शासन जो है वो राजतंत्रात्मक थी, चूँकि राजा का बेटा ही राजा बनता था, तो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। इसकी जो शुरुआत में राजधानी थी उरैयूर थी। हालांकि विजयालय ने पल्लवों से जीत कर, चूँकि पल्लवों के ये सामंती थे, तो पल्लवों से तंजौर को जीत लिया था और तंजौर को अपनी राजधानी बनाई। तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उरैयूर में थी, लेकिन बाद में वास्तविक राजधानी अगर कहा जाए तो वो तंजौर थी। चोल राजतंत्र का राजा वंशानुगत आधार पर सत्ताधिकारी होता था। राजा चोल शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और मंडलम प्रांत को कहा जाता था, कोट्टम कमिश्नरी को, नाडू जिला को और कुर्रम गांव के संघ को कहा जाता था। तो गांव के संघ को कुर्रम, जिला को नाडू, कमिश्नरी को कोट्टम और प्रांत को मंडलम कहा जाता था, ठीक है। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था जिसे मंडलम कहा जाता था। मंडलम जो है प्रांत को कहा जाता था। सबसे नीचे ग्रामों का संघ था जिसे कुर्रम कहा जाता था, ठीक है। और गाँव के संघ से कुर्रम बना, जिला को नाडू, कमिश्नरी को कोट्टम और प्रांत को मंडलम। मंडलम जो है वो भी 6 प्रांत में था। चोल साम्राज्य 6 प्रांत में था, यानी प्रांत 6 थे, मंडलम कहा जाता था। मंडलम प्रांत प्रशासन से लेकर ग्राम प्रशासन तक शासकीय कार्यों में सहायता के लिए स्थानीय सभा होती थी। जैसे नाटम जो है वो नाडू की स्थानीय सभा थी, नगस्तार नगर की स्थानीय सभा थी, श्रेणी जो है वो व्यवसायियों की सभा थी और पुग शिल्पियों की सभा थी, ठीक है।
चोल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू उनका स्थानीय ग्रामीण स्वशासन से है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो लोगों को जो नौसेना है वो तो ध्यान में रहता है, पर ये ध्यान में नहीं रहता है कि चोल साम्राज्य किसके लिए भी जाना जाता है, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन के लिए। चोल केंद्रीय पदाधिकारियों में उच्च पदाधिकारियों को पेशंदरम तथा निम्न कोटि के अधिकारियों को सेरुतरम कहा जाता था। उच्च कोटि के अधिकारी को पेशंदरम और निम्न कोटि के अधिकारी को सेरुतरम कहा जाता था। ऊर की बात करें तो ऊर एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम, पुर या नगर दोनों शामिल थे। इसकी कार्यकारिणी समिति को आलुंगनम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आलुंगनम कहा जाता था। अभी भी कार्यकारिणी समिति होती है ग्राम सभा में। इसका प्रमुख कार्य था अपने प्रतिनिधियों से दस्तावेज के मसौदा तैयार करवाकर उसे क्या करना, लिपिबद्ध करना था, यानी लिखना था। सभा की बात करें, यह मूल रूप से अग्रहारों तथा ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। इसे पूरुगिरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूरुगिरी कहा जाता था। इसके सदस्यों को पेरू मक्कल कहा जाता था। यानी सभा जो है वो अग्र जातियों के लिए होती थी, फॉरवर्ड कास्ट के लिए, और ब्राह्मणों के लिए होती थी, बस्तियों की संस्था थी, जिसे पूरुगिरी कहा जाता था, और इसके सदस्य को पेरू मक्कल कहा जाता था। नगरम की बात करें तो यह व्यापारी समुदाय की सभा थी। नगरम किसकी सभा थी? व्यापारी समुदाय की। पुग जो थी वो शिल्पी समुदाय की सभा थी। चोल काल में प्रमुख कर की बात करें तो आयम जो है, राजस्व कर को आयम कहा जाता था। उपयोगी वृक्ष कर को मरम जाड्डी कहा जाता था। सुपारी की बागान पर जो टैक्स लगता था उसे कड़मे कहते थे। गिरी कर को मनैरे कहते थे। व्यापारिक प्रतिष्ठान कर को कढ़ैरे कहते थे। लगान को कड़ीमे, और लौह कर, कुंभकार, बढ़ई, इन सब के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था उसे मगन में कहा जाता था। ठीक है। राजस्व विभाग का हेड जो है वो बरित पोत गक्कक कहलाता था। भूमि कर उपज का 1/3 भाग होता था। चोल कला की धातु मूर्तियों में नटराज शिव के कांस्य मूर्तियां भी उल्लेखित है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि नटराज शिव की जो कांस्य मूर्तियां हैं वो किस वंश से संबंधित है, तो वह चोल वंश के चोल कला से रिलेटेड है। कुछ अन्य छोटे भी राजवंश हुए। 3 राजवंश तो बड़े हुए जिनमें पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट हुए। उसके अलावा हमने एक चोल साम्राज्य भी देखा। अब हम देखेंगे छोटे राजवंश, जिसमें यादव राजवंश की चर्चा करेंगे, जिनकी राजधानी थी देवगिरी। कहाँ थी? राजधानी देवगिरी थी। यादव वंश के संस्थापक थे भिल्लम पंचम। यादव वंश के संस्थापक कौन थे? भिल्लम पंचम। उसने दक्षिणी महाराष्ट्र एवं उत्तरी कोंकण में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सिंघन द्वितीय जो है वो यादव वंश के पराक्रमी शासक थे, जिसने होयसल राज्य पर आक्रमण कर दिया था। कौन? सिंघन द्वितीय। महादेव अमन और रामचंद्र कुछ अन्य राजा थे। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। वही मलिक काफूर जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, तो यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसने देवगिरी पर आक्रमण कर अंतिम शासक शंकर देव को मार दिया था और वहाँ का वह प्रशासक बन गया था, मलिक काफूर। ठीक है। आगे हम बात करेंगे काकतीय राजवंश की। ठीक है। अभी हमने देखा यादव वंश जिसके संस्थापक भिल्लम पंचम, राजधानी देवगिरी, इतना तो याद रखेंगे। काकतीय राजवंश तो इसके प्रथम शासक यानी संस्थापक रुद्रदेव प्रथम थे। गणपति इस राजवंश का शक्तिशाली शासक था। काकतीय वंश का शक्तिशाली जो राजा था वो कौन था? गणपति था। ठीक है। रुद्रम्बा देवी को 1269 के दुग्गी अभिलेख में गणपति को पट्टोधृति यानी राजत्व के लिए मनोनीत बताया गया है। उसने स्वतंत्र शासिका के रूप में 1261 में सत्ता संभाल ली थी। हालांकि रजिया सुल्तान का ही नाम आता है पहले। मुख्य रूप से मतलब वह कंप्लीट रूप से शासक बनी थी। ठीक है। प्रताप रुद्र जो है वो काकतीय वंश का अंतिम शासक था। काकतीय वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। होयसल राजवंश की बात करें तो होयसल राजवंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इसकी राजधानी द्वार समुद्र हेलीबीड थी। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र हेलीबीड थी। बल्लाल तृतीय जो हैं वह होयसल वंश के अंतिम शासक थे। मलिक काफूर ने द्वार समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिससे बल्लाल तृतीय को संधि करनी पड़ी थी। तो मलिक काफूर का जो दक्षिण भारत का जो अभियान था वह मलिक काफूर के नेतृत्व में हो रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को अपना सैन्य नेतृत्व में भेजा था अभियान के लिए।
राजपूत काल की चर्चा करें तो हर्ष के मरने के बाद 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक राजपूत काल रहा, जिसमें गढ़वाल राजवंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे कौन? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। इसकी स्थापना यशो बिग्रह ने की थी। इसका पुत्र महीचंद्र था, लेकिन चंद्रदेव का नाम जो है कई बार एग्जाम्स में जो है वही ऑप्शन में आते हैं। यह महीचंद्र का पुत्र था जिसने उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजा गोपाल को हराया था। गढ़वालों की राजधानी जो है वो बनारस थी। चंद्रदेव ने मुस्लिमों पर तरुक्ष दंड नामक टैक्स लगाया था। कौन सा टैक्स लगाया था? तरुक्ष दंड, जो उनसे होने वाले युद्ध पर आने वाले खर्च के लिए जाता था। गोविंद चंद्र की बात करें, इसके शासन में कन्नौज ने अपनी ख्याति फिर से प्राप्त करी। इसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कानून और प्रक्रिया पर कृत्य कल्पतरू की रचना की। कल्पतरू की रचना जो है लक्ष्मीधर के द्वारा किया गया। जयचंद की बात करें तो यह गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय इसके समकालीन थे। पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। यह बात जो है पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई ने लिखा, जो है चंद्रवरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा है उसमें यह वर्णन है। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। यहाँ से मुख्य बात ये है कि जयचंद के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार डाला था। ठीक है, अब हम चौहान वंश की स्थापना करेंगे, बात करेंगे तो चौहान वंश के शासक थे वासुदेव। ठीक है, वासुदेव थे। और चौहानों की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र थी। अजय राज ने अजमेर की स्थापना की। अजमेर की स्थापना किसने की? अजय राज ने की। और अजमेर को चौहानों की राजधानी अजय राज ने ही बनाया। अजय राज के बाद अर्णोराज शासक बना। इसने पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण करवाया। बिग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो यह अर्णोराज का पुत्र था, जिसे बिसल देव भी कहा जाता था। हरिकेली नामक जो संस्कृत में नाटक है उसकी रचना जो है वो बिग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई। इसके दरबारी कवि थे सोमदेव, जिसने ललित बिग्रहराज की रचना की। बिग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत मठ का निर्माण करवाया था, जिसको तोड़ कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद बना दिया गया, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इसकी दीवारों पर ललित बिग्रहराज की पंक्तियां आज भी उद्धरित हैं। ठीक है, तो ये मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा जो करतूत किए जाते थे उसका विवरण है। आगे हम देखेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज चौहान के नाम से ज़्यादा फेमस हुए। इसने चंदेल के राजा परमर्दी देव को हराया। इसको राय पिथौड़ा भी कहा जाता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौड़ा भी कहा जाता है। चंद्रवरदाई जो हैं जैनक, चंद्रवरदाई जैनक इनके दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा है, जिसमें यह उल्लेखित है कि जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान ने किया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से 2 युद्ध किए। पहला तराइन का प्रथम युद्ध किया, जिसमें इसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। लेकिन तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया और उसे मार दिया। इस युद्ध के बाद चौहानों की शक्ति खत्म और यहाँ से तुर्क राज्य की स्थापना हो गई। अब अगला वंश है सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंश गुजरात के राज्य में था। गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। और इसकी राजधानी थी अनिलवार। कहाँ थी? अनिलवार या अनिल पाटन कहा जाता है। भीम प्रथम इसके काल में महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अथाह संपत्ति लूटी। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गुजरात पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो वो था भीम प्रथम, जिसमें सोमनाथ मंदिर की लूटपाट की गई। माउंट आबू के दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण भी भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। ठीक है, माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है उसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत या मंत्री बिमल शाह के द्वारा करवाया गया था। आगे बात है जय सिंह सिंध राजा की। तो इसने धारा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में बंदी बना लिया। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह के दरबार में रहते थे। हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? जय सिंह के दरबार में रहते थे। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का भव्य मंदिर बनवाया।
अब बारी है मूलराज द्वितीय की। इसके काल में मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ था, जिसमें उसे पराजय मिली थी। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था, जिसमें मोहम्मद गौरी को पहली हार मिली थी। ठीक है। हालांकि तराइन के प्रथम युद्ध में भी वह पृथ्वीराज चौहान से हारा, लेकिन दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। भीम द्वितीय जो है सोलंकी वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है। तो सोलंकी वंश, गुजरात के सोलंकी वंश की चर्चा हमने किया, जिसके संस्थापक कौन हुए? संस्थापक मूलराज प्रथम और अंतिम शासक भीम द्वितीय। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर ऐसे लिखा रहेगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो बड़ौदा के निकट है, इसका निर्माण किस वंश के शासन ने करवाया? सोलंकी वंशों ने। परमार की बात करें तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे, जिसे कृष्ण राज भी कहा जाता है, और धारा मध्य प्रदेश परमारों की राजधानी थी। राजा भोज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपनी राजधानी उज्जैन से बदलकर धारा कर दी थी। ठीक है। तो राजा भोज किस वंश के शासक थे? परमार वंश के शासक थे। राजा भोज की उपाधि कविराज थी। राजा भोज ने भी कविराज की उपाधि धारण की थी। उसने इसके अलावा भोज, चंपू, श्रृंगार प्रकाश, शब्दानुशासन, इन पुस्तकों की रचनाएं भी की थी। ऐसे नहीं कविराज की उपाधि धारण की, उसमें नॉलेज था। भोज, चंपू, श्रृंगार प्रकाश और शब्दानुशासन। उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया? राजा भोज ने बनवाया। अब आइए चंदेल की बात करें तो चंदेल वंश के संस्थापक हैं नन्नुक। खजुराहो के समीप बुंदेलखंड में स्थापना की थी। और चंदेलों की राजधानी कहाँ है? तो खजुराहो है। वहीं चोल की राजधानी जो है वो तंजौर है। चोल के संस्थापक विजयालय हैं। चोल और चंदेल में अंतर है। वाकपति का पुत्र जयशक्ति एक प्रसिद्ध शासक था, और चंदेल राज्य उसी के नाम से, जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। तो चंदेल जो है उसे जेजाक भुक्ति वंश भी कहा जाता है। चंदेल अपनी कला के लिए विश्वविख्यात था। चंदेल कला के लिए आपको कलिंजर उत्तर प्रदेश और खजुराहो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश, ये प्रमुख चंदेल कला के केंद्र थे। चंदेलों ने खजुराहो में करीब 30 मंदिरों का निर्माण कराया। तो खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनाया गया। ये मंदिर जैन और ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड है। जैन और ब्राह्मण धर्म से, यहाँ एक भी बौद्ध मंदिर का निर्माण। चंदेल वंश के शासकों ने जो मंदिर बनाया वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है? जैन और ब्राह्मण से। राजा धंग के द्वारा विश्वनाथ मंदिर खजुराहो का सबसे अलंकृत मंदिर है, जिसे धंग ने बनवाया था। धंग ने जिननाथ और वैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण कराया था। कंदरिया महादेव मंदिर एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है, ये चोल शासकों द्वारा बनवाया गया है। अब है कलचूड़ी चेदी वंश। तो चेदी के कलचूड़ी राजाओं ने, ढाल मंडल के राजा ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? जबलपुर के निकट तिरपुरी में बनाई। कलचूड़ी वंश की राजधानी कहाँ थी? तिरपुरी में। और इस वंश के संस्थापक थे कोक्कल प्रथम। कौन थे? कोक्कल प्रथम। एक अन्य शासक युवराज के दरबार में राजशेखर ने कुछ समय तक बिताया था। कर्णदेव, हालांकि राजशेखर जो है वो महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में दरबारी कवि थे। ठीक है। जिन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, इसके अलावा बाल रामायण, इन सब की रचना करी थी। कर्णदेव इस वंश का शक्तिशाली राजा था। इस वंश का, कलचूड़ी चेदी वंश का, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, और कर्णदेव ने त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण किया। उसने बनारस में कर्णमेघ नामक से मंदिर का निर्माण करवाया था। विजय सिंह जो है कलचूड़ी वंश का अंतिम शासक था। तो कलचूड़ी वंश के संस्थापक कौन थे? कोक्कल प्रथम। राजधानी कहाँ बनाई? तिरपुरी में। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? विजय सिंह। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। तो भारत पर पहला आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में मकरान के रास्ते से सिंध पर हमला किया था। यह हमला सबसे पहले देवल कराची पर हुआ था, जिसमें देवल का पतन हो गया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने किसके आदेश पर? तो अरब के जो खलीफा थे अल बाजीद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो भारत पर पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। उस समय वहां पर शासक था दाहिर, जो कि चाच का पुत्र था। दाहिर जो हार गया था उस युद्ध में,
दाहिर पर हमला करके मुल्तान तक के इलाके पर कब्जा कर लिया था। दाहिर राबौर के युद्ध में मारा गया। दाहिर जो उस समय मुल्तान का शासक था, कराची सिंध का शासक था, उस पर जो है वह जो है कब मारा गया? राबौर के युद्ध में मारा गया। सिंध पर कासिम के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार करना, भारत में लूटपाट करना। ठीक है, यही दो मकसद अक्सर मुस्लिम आक्रांताओं के रहे हैं। आगे हम देखेंगे अरबी आक्रमण के बाद भारत पर तुर्की आक्रमण। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय गजनबी वंश के सुल्तान महमूद को जाता है, लेकिन भारत में राज्य स्थापित जो है वह किसने किया? मोहम्मद गौरी ने किया। ठीक है, जो कि संस बनी वंश का था। महमूद गजनबी 998 से 1030 ईस्वी इसका रहा शासनावधि। यह जो है यामीनी वंश, जिसे गजनबी वंश भी कहा जाता है, वहाँ का शासक था। ईरान के शासकों की एक शाखा थी जिससे रिलेटेड था महमूद गजनबी, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। अल्पतगीन ने इस वंश का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। बाद में इसके दामाद सुबुक्तगीन ने गद्दी संभाली। सुबुक्तगीन के समय गजनी और हिंदू शाही राज्य का राजा कौन था? लंबा संघर्ष चलते रहा, सुल्तान महमूद के समय तक चलता रहा, जिसका अंतिम परिणाम हुआ हिंदू शाही राज्य खत्म हो गया। सुबुक्तगीन के मरने के बाद 998 ईस्वी में महमूद 27 वर्ष की अवस्था में गजनी के तख्त पर बैठा और 1030 ईस्वी तक शासन चलाता रहा। उसने 1000 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया? 17 बार, 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक। महमूद के आक्रमण के कारण थे वह भारत में इस्लाम धर्म को स्थापित करना चाहता था, भारत की संपत्ति लूटना चाहता था, हिंदू राज्य को नष्ट करना चाहता था, यश कीर्ति कमाना चाहता था, यही सब लक्ष्य था। महमूद का पहला आक्रमण 1000 में, दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के खिलाफ था। और इसमें क्या हुआ? इसमें उसने जो है पेशावर के युद्ध में जयपाल हार गया और उसने आत्मदाह कर लिया, सुसाइड कर लिया। जयपाल का शासन जो है वह काबुल और पंजाब के क्षेत्रों में था। वहंद उसकी राजधानी थी। 1001 में जयपाल जब युद्ध में हारा तो उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। 1009 ईस्वी में महमूद ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को भी हराया। 1014 में उसने थानेश्वर में लूटपाट की। महमूद 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए आया। आगे चलकर उसने मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण किया और अपार संपत्ति लूटी। उसका जो महत्वपूर्ण यानी कि सबसे विध्वंसक आक्रमण जो था वो 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, जिस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। भव्य शिव मंदिर को उसने लूटा, मंदिर को पूरी तरह से नष्ट किया। इस समय यहाँ पर शासक थे भीम प्रथम। महमूद का अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था, क्योंकि जाटों ने जब 1025 में जब उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा तो जाटों ने भी महमूद गजनवी को लूटा था, जिसके खिलाफ 1027 ईस्वी में महमूद गौरी का अंतिम आक्रमण हुआ। महमूद गौरी जो है उसके संरक्षण में अलबरूनी कौन कौन आए थे इसके साथ? अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तबी और फारूकी इसके दरबार में आए थे। अलबरूनी की महत्वपूर्ण रचना है किताब उल हिंद, जिसे तारीख हिंद भी कहा जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह अरबी भाषा में है। अलबरूनी ने 2 संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया। सांख्य दर्शन जो कपिल के हैं, षड दर्शन की हमने चर्चा करी थी, जिसमें सांख्य जो है वो उसके प्रतिपादक हैं कपिल, न्याय के हैं गौतम, उत्तर मीमांसा के हैं बदरायन, पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। ठीक है, इस तरह से हमने षड दर्शन की चर्चा की। महाभाष्य पतंजलि, इन दोनों की जो है अनुवाद उसने अरबी में कराया। शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। गौरी वंश का उदय जो है वह 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। यह तुर्कों का संस बनी वंश था जो पूर्वी ईरान से आकर गौर प्रदेश में बस गया। ठीक है, तो महमूद गजनवी के बाद जो है कौन आया? मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी ने कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया, जिसमें 1025 का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण उसका बहुत ही बड़ा भयानक रहा, जिस समय वहाँ के शासक भीम प्रथम थे।
मोहम्मद गौरी ने 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किए और वहाँ पर अपने राज्य स्थापित किए। इसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। यह आक्रमण उसने गोमल दर्रे से होकर किया था। किधर से किया था? गोमल दर्रे से होकर किया था। वही महमूद गजनवी है, वह मकरान तट से होकर एंट्री मारा था। उसके बाद उसने उच्च को भी जीत लिया था। 1178 में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन मूल राज द्वितीय जो सोलंकी वंश का शासक था, इसने माउंट आबू के पहाड़ के पास गौरी को हरा दिया था। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जिसे बीमल शाह ने बनवाया था। बीमल शाह, ठीक है, जो कि सोलंकी वंश के यहाँ मंत्री थे, दरबारी थे। तो भीम मूलराज द्वितीय ने क्या किया? गौरी को हराया। गौरी की यह पहली हार थी। 1179 में गौरी ने पेशावर को जीता, 1185 में सियालकोट और 1186 में उसने पूरे पंजाब को जीतकर गजनवी राजवंश समाप्त कर दिया। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, जिसे मोहम्मद गौरी को इसने हराया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, जिसने मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज तृतीय को हराकर कैद कर लिया और उसके बाद में मृत्युदंड दे दिया। चंदावर के युद्ध की बात करें तो 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में। 1193 ईस्वी में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ और दिल्ली को जीता। 1193 ईस्वी से दिल्ली भारत में गौरी की राज्य की राजधानी बन गई। ठीक है, आगे चलकर जो है ऐबक ने 1194 ईस्वी में अजमेर को भी जीत लिया और वहाँ पर हिंदू और जैन मंदिरों को ख़त्म करके उनके अवशेषों से दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। 1196 में इसमें अजमेर में जो संस्कृत विश्वविद्यालय था उसमें 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवा दिया। 1205 में गौरी का अंतिम मुकाबला खोखरों से हुआ। मोहम्मद गौरी जब वापस गजनी जा रहा था तो दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 में दमयक नामक स्थान पर कर दी गई। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जो है चर्चा करेंगे गुलाम वंश की। अभी हम कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत देख लेते हैं जिनसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हसन निजामी जो हैं उनकी पुस्तक है ताज उल मासीर। वहीं तहकीक हिंद और किताब उल हिंद, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप जानते भी हैं, अलबर्नी ने लिखा। वहीं तबकात ए नासिरी दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसके लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज हैं। वहीं नू सिपेहर किरान उस सादीन खाजान उल फुतू, ये भी प्रश्न पूछा गया है, खाजान उल फुतू के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। इसके अलावा तुगलक नामा के भी लेखक हैं अमीर खुसरो, याद रखिएगा। तारीख़ ए फिरोज़शाही फतवा ए जहांदारी, इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। तारीख़ ए फिरोज़शाही के लेखक, फतवा ए जहांदारी के लेखक जियाउद्दीन बरनी है। जबकि फतुहात ए फिरोज़शाही, जी हाँ, तारीख़ ए फिरोज़शाही लिखा जियाउद्दीन बरनी ने, लेकिन फतुहात ए फिरोज़शाही जो कि इसकी आत्मकथा है फिरोज़ शाह तुगलक की, वह फिरोज़ शाह तुगलक ने स्वयं लिखा है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम फतू उस सलातीन के लेखक हैं इसामी। वहीं मलफूजात एवं तिमूरी जो कि आत्मकथा है तैमूर लंग की, वो लिखा है, तिमूर ने अपने खुद लिखा है, तैमूर लंग ने, मलफूजात ए तिमूरी। याहिया बिन अहमद की पुस्तक है तारीख़ ए मुबारक शाही। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इन्होंने लिखा है तारीख़ ए मुबारक शाही। शेख रिजकुल्ला की पुस्तक हैं वाक़ियात ए मुस्ताकी और तारीख़ ए मुस्ताकी। वही अमीर हसन सिद्दी की पुस्तक है फब्बाद उल फुआद। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। अब आइए विदेशी यात्रियों का विवरण देखते हैं। तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को का रहने वाला था, उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक MBT ने इसे अपना काजी भी बनाया था। 1333 में भारत आया। इसकी महत्वपूर्ण रचना है रहला। अब्दुल रज़ाक की बात करें तो यह ईरानी राजदूत था, यह देवराज द्वितीय के दरबार में आया था। दक्षिण भारत में जो है आगे चलकर जो है महत्वपूर्ण 13वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण 2 वंश हुए, संगम वंश और विजयनगर साम्राज्य हुआ। ठीक है, और एक बहमानी साम्राज्य हुआ। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम, सुलुब, तुलुब और आर्बीडू वंश की चर्चा भी हम करेंगे आगे की वीडियो में। मार्को पोलो जो है वो इटली का रहने वाला था, वो 13वीं शताब्दी में भारत आया था। निकोलो कॉन्टी जो इटली का रहने वाला था, यह 1420 ईस्वी में आया था, दक्कन की यात्रा करी थी। यह भी
साम्राज्य की यात्रा किया था। वही डोमिंगो पायस और बारबोसा की बात करें तो यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था और यह पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है। नूनीज की बात करें तो यह पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था, यह भी विजयनगर के दरबार में आया था। स्मारक कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो कि लाहौर में है, वह चौगान खेलते समय गिर गया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। तो इस एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और नेक्स्ट एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत की, जो कि 12 से 6 से स्टार्ट होगा और बाबर के आक्रमण तक जारी रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।